अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पापी न्यूज़ एजेंसी के फेसबुक लाइव सेगमेंट में आपका एक दफ़ा फिर से खैर मकदम है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए है एनएचएम के सीनियर लीडर फैज़ान अली ट्रंबू साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये पिछले दिनों से कुछ एक दो हफ्तों से सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया पे एक्टिव हैं उसके बारे में। फैज़ान अली ट्रंबू साहब, सबसे पहले पापी न्यूज़ एजेंसी में आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। फैज़ान अली ट्रंबू साहब, आप हमें थोड़ा सा ये बताएं, जो आप पिछले दिनों से सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन पर जो आप एक्टिव हैं, तो आपकी डिमांड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि जो एनएचएम है वो क्या है और ये क्या स्कीम थी और किस तरह कब लॉन्च हुई थी, ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तमाम व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो बराह रास्त इस आपके चैनल के माध्यम से हमें इस वक्त देख रहे होंगे। और जहां तक आपने एनएचएम एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स की बात की, ग्रीवेंसेस की बात की, और आपने कहा कि उससे पहले स्कीम के बारे में थोड़ी रोशनी डालूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नेशनल हेल्थ मिशन इस स्कीम को कहा जाता है, और उससे पहले अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्योंकि इसका फोकस जो था पहले रूरल एरियाज़ पे था। जब इसको यूपीए सरकार ने 2005 अप्रैल में इस स्कीम का क़याम किया गया था। और क़याम करने का, देखिए, जब भी कोई स्कीम अमल में लाई जाती है उसके पीछे कोई गर्ज़ व गाइड रहती है, और इसकी गर्ज़ व गाइड स्कीम की ये थी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को बढ़ावा देना। और उस वक्त जो ख़वातीन और बच्चे जो पैदाइश के वक्त या डिलीवरी के वक्त जिनकी अमवात हुआ करती थी, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो हमारी कंट्री का काफ़ी हाई हो रहा था, और लोग जो थे, हामला औरतें जो थी, वो रागिब नहीं होती थी कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराएं, वो अपने होम डिलीवरीज कराया करती थी। दाइज से, लोकल दाइज जो रहती हैं, उसमें क्या होता था, ड्यूरिंग ये जो डिलीवरी के वक्त बच्चा भी कभी मरता था और माँ का वो भी मर जाती थी। तो उस चीज़ की रोकथाम के लिए इस स्कीम को जो है अमल में लाया गया। और जब इस स्कीम लाई गई, इसका मकसद यही था कि इन रेशो को कम करना और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना था। ये मकसद था इस स्कीम का। और उस वक्त जो था एक प्रॉपर तरीके से, जिस तरह आप JKSSB के एग्जाम देख लीजिए या बाकी जो भी रिक्रूटमेंट होती है, उसी तरह पे एनएचएम एम्प्लॉयज़ की तैनाती भी की गई उसमें, जिसमें हमारे मेडिकल ऑफिसर्स थे, जिसमें हमारा पैरामेडिकल स्टाफ था, और जिसमें हमारा क्लरिकल स्टाफ, जिसे हम कहेंगे जो मैनेजमेंट स्टाफ हमारा, इनकी तैनाती हो गई। और जब इनकी मेहनत की, और अर्ली जो मिशन ये पहले था ये 5 साल का था, लेकिन जब परफॉर्मेंस अच्छी रही और जो इंडिकेटर्स में हम काफ़ी ऊंचा जा रहे थे, उसमें हमें काफ़ी डिक्रीज उन रेशो में आया, तो गवर्नमेंट ने इसकी कंटिन्यूशन जो है वो आगे कर दी। और न सिर्फ आगे कर दी, बल्कि अभी जैसे कि पहला इसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहा जाता था, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसका जो फोकस है, इसका जो फंक्शनलिटी रहती है, वो अर्बन को भी ये टच करता है, रूरल को भी करता है। तो इसलिए इस स्कीम को जो है नेशनल हेल्थ मिशन कहा जाता है। अब फैज़ान ट्रंबू साहब, आप हमें ये बताएं कि अब आपकी डिमांड क्या है और आप गवर्नमेंट इंतजामिया से क्या डिमांड करते हैं कि क्या आपकी सर्विस को किस तरह से रेगुलराइज किया जाए, या जो आप काम कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड, सराहने वाली बात है, क्योंकि जितना काम एनएचएम हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया, उतना शायद अगर हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं होता तो शायद बहुत से लोगों को इससे अपनी जानें होनी पड़ती। तो अब आपकी डिमांडें क्या है? देखिए, डिमांड आबिद साहब, मैं एक क्लियर ये आपके इस चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि जब भी कोई किसी भी फील्ड में आता है, कोई भी मुलाजिम जो किसी सेक्टर में आता है, वो इस निस्बत से आता है कि उसका फ्यूचर उसमें सिक्योर होना चाहिए। और मैंने कहा कि पहले 5 साल का जब ये मिशन था, हम इसमें आए थे और हमने सोचा था कि हमें थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस जो है ज्ञान होगा। लेकिन जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, जब सारे गवर्नमेंट के वो इंडिकेटर्स जो है उन्होंने अचीव किए, अचीवमेंट भी हो गई, और प्राइमरी और टेरिशरी हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है काफ़ी ऊपर चला गया, तो हमें लगा फिर शायद हमारा फ्यूचर इसी में होगा। और हमने अपनी ज़िंदगी का जो प्राइम एक टाइम रहता है ज़िंदगी का, वो हमने इसमें सर्व किया है। और अब आप आज की डेट में अगर हम देखेंगे, मैक्सिमम ऑफ द आवर स्टाफ दे हैव क्रॉस देयर अपर एज लिमिट, नाउ दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, जिसकी 40 से ऊपर चली गई, 45, 50, 55 साल के एम्प्लॉयज़ भी हमारी स्कीम में हैं। और आज अगर हमारे पास कोई भी साधन नहीं है जॉब पॉलिसी का, आप मुझे ये बताइए कि उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, वो किस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमारी वक्त हुकूमत से हमेशा से, चाहे आज की हुकूमत है या चाहे पिछली भी कितनी हुकूमत से, हमने जब ये प्रोटेस्ट का एक सिलसिला जारी किया था, हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें कोई शौक़ नहीं था। और मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है सोसाइटी में, और हमें कोई शौक़ नहीं था कि हमारे डॉक्टर्स जिन्हें अपने सेंटर्स पे होना चाहिए था, हमारी एक नर्स जिसे अपने सेंटर्स पे अपनी ड्यूटी देनी चाहिए थी, या हमारा एक मैनेजमेंट का स्टाफ जो ऑफिस के वर्क को देखता है, वो वहाँ से उठ के रोड्स पे आए अपनी डिमांड्स को लेके
लेकिन वहाँ मजबूर हुए। और हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा रहता है कि अगर हमने ज़िंदगी का एक प्राइम टाइम दिया है 17-18 साल, 2005 में स्कीम का क़याम हुआ है, और अगर इतना टाइम बीत गया है और अभी तक चाहे पिछली सरकार हो चाहे आज की मौजूदा LG लेड एडमिनिस्ट्रेशन हो यहाँ की, क्यों नहीं इस पे सोचा जा रहा है कि अगर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम यूथ के लिए ये करेंगे, यूथ के लिए वो करेंगे, बहुत बड़ी स्कीमें लाते हैं, तो लेकिन जो NHM कर्मचारी हेल्थ महकमे में पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं और एक रिलेंटलेसली डे एंड नाइट अपनी एक डेडिकेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने अभी तक इस चीज़ को संजीदगी से क्यों नहीं लिया कि उन्होंने भी इस तरह की एक स्कीम जो है, इस स्कीम को एक परमानेंट लेवल पे क्यों नहीं लिया गया, एक रोड मैप क्यों नहीं तैयार किया गया कि जो एम्प्लॉय, जो कर्मचारी इसमें काम कर रहे हो, खा वो हमारा मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, मैनेजमेंट स्टाफ हो, कि उसको लगे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। साहब, आप हमें ये बताएं कि जब आप पिछली बार स्ट्राइक पे चले गए थे तो गवर्नमेंट के साथ आपकी जो डायलॉग प्रोसेस चला था उसमें क्या गवर्नमेंट ने आपको माना था और क्या कहा था, कितने टाइम में इसको हम फुलफिल कर लेंगे? देखिए आबिद साहब, 2015 के बाद हमने जो है एक स्ट्राइक का सिलसिला किया था, करने का स्ट्राइक, और मैंने पहले भी कहा कि हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को बालातर करके जो है हम स्ट्राइक्स करें, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। इलाइट एक तबका कहा जाता है, सेक्शन कहा जाता है हेल्थ महकमे को, और हमें इस चीज़ का शौक नहीं है। लेकिन जब हमारा फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है, अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त जो है, एक कीमती वक्त हमने इस स्कीम में दिया है, इस महकमे में दिया है और लोगों की बहबूदी के लिए हमने दिया है, तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए था कि हमारे लिए एक साधन बनाया जाए, एक रोड मैप हमारे सामने लाया जाए। और जहाँ तक आपने बात करी कि पिछले हमने जो प्रोटेस्ट किए, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने पिछले प्रोटेस्ट किए और हमारा जो नेगोशिएशन तब की सरकार के साथ हुआ था, 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 बार कंटिन्यूसली जब हमारा स्ट्राइक 2 साल चली, तो तब की सरकार ने 4-5 मेंबर्स की जो टॉप ब्रास एक ब्यूरोक्रेट से उनका एक गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया एक कि वो हमारी इश्यूज और ग्रीवेंसेस को जो है वो एग्जामिन करके जो गवर्नमेंट को पेश करें। और उसके बाद जो तब के हमारे हेल्थ के मंत्री थे बाली भगत जी, जो हमारे लोकल यहाँ किश्तवाड़ से हैं, तब उनको वो पद दिया गया था और उन्होंने भी ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ये कहा था कि हमने फेज्ड मैनर में NHM कर्मचारियों के रेगुलरेशन का एक मुद्दा जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई है और उन्होंने जो प्रेजेंट करी है फाइनेंस महकमे को कि इस तरह से जो है 7 या 10 साल की जो उनकी सर्विसेज रहेगी उस बेसिस पे इनको रेगुलर किया जाएगा। लेकिन आज 5-6 साल गुजर जाने के बाद भी अभी हमें उस फाइल का पता नहीं है कि उस फाइल का उसके बाद क्या हुआ है, किस टेबल पे पड़ी है, किस अलमीरा में वो फाइल है, हमें उसके बारे में अभी तक पता नहीं है। और रही बात रेगुलराइजेशन की, एक बड़ा चैलेंज रहता है, हमने पहले भी कहा इस चीज़ को एडमिट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी इश्यूज हमारे हैं। जब यहाँ यूटी का क़याम हुआ, आप देखिए कि अगर इस वक्त यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को या सेंट्रल स्कीम्स में जो काम कर रहे मुलाजिम हैं, मैं बाकी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी यूटीज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उनकी सैलरी की अगर बात करें, एक अच्छी सैलरी मिलती है बनिस्बत जम्मू कश्मीर में जो कर्मचारी करें। आप बाकी यूटीज़ को छोड़े, आप हमारे पड़ोस लेह लद्दाख की बात करें, उनका क्रिएशन भी तो यूटी का उसी दिन हुआ जब हमारा हुआ था। जब आज वहाँ पे डबल सैलरी हो चुकी है, जब उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, उन्होंने वो चीज़ वहाँ के कर्मचारियों को दिया, तो फिर जम्मू कश्मीर में जो NHM एम्प्लॉयज़ जो है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी जान की बाजी पे काम कर रहा है, तो हमारे लिए अभी तक ऐसा साधन क्यों नहीं किया गया, ये एक सवालिया निशान रहता है इनके सामने। तो यहाँ तो हमारे साथ सौतीली माद जैसा जो एक सलूक किया जा रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हमारे फ्यूचर के बारे में, और उसके अलावा सैलरी का ही मुद्दा नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे आपकी इस में एक और सवाल में जोड़ देता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों कोविड से यहाँ उससे पहले जो डॉक्टर्स थे या पैरामेडिकल स्टाफ थे जिन्होंने अपनी जानें खोई या जो दूसरी चीज़ें हुई, तो उनको क्या बेनिफिट मिले गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, अगर मैं मोटे शब्दों में कहूँ तो अभी कंडोलेंस के अलावा कुछ नहीं मिला है। जो मिलना चाहिए था, गवर्नमेंट ने बड़े बड़े वादे किए थे। चूँकि हमारा NHM का ऐसा है क्राइटेरिया कि अभी इसमें कहा तो जाता है एसग्रीशा है 10 लाख का कुछ, लेकिन वो अभी उसमें भी अमली जामा डिपार्टमेंट की तरफ से पहनाया नहीं गया, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रखी गई हैं। अभी तक किसी को वो चीज़ नहीं मिली है। मैं खाली कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हमारे पास आप फिगर्स देखेंगे, 40 से ज़्यादा अमवातें अभी तक NHM मुलाजमों की हुई है ड्यूरिंग सर्विस टेन्योर में, लेकिन अभी तक किसी को भी सिंगल पैनी जो है महकमे की तरफ से नहीं दिया गया है।
तो उसी चीज़ का रोना है कि हम बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं इसलिए कि हमारी बात एक राइट प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि रियलिटी में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं और उसकी ड्यू रिकग्निशन तब पॉसिबल है जब हमारे लिए एक रोड मैप जो है वो सामने लाया जाएगा। अब मैं सिक्योरिटी नहीं है, बातें हो गई, उसके अलावा आप सैलरी का निज़ाम हमारा देखिए, बहुत ही मिगर सैलरी। रिसेंटली कुछ रेशनलाइजेशन हुआ था सैलरी में, लेकिन उसमें भी पैरामेडिक्स जो है किसी हद तक पीसा गया, एक सही तरीके से नहीं होगा। एक कोशिश थी हमारे एमडी सर की, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जिस निस्बत की सैलरी हमें होनी चाहिए काम के मुताबिक, क्योंकि अगर मेरे काउंटर पार्ट रेगुलर साइड का मेरी एक जॉब जो मैं जिस जॉब पे अपने फ्रेज़र अंजाम दे रहा हूँ उसी पे वही काम कर रहे हैं जो हमारी डॉक्टर जो नर्सें और रेगुलर साइड की उससे डबल ट्रबल सैलरीज ले रही हैं, तो हम उस चीज़ से कासिर क्यों हैं? इसी चीज़ का रोना है। और हम चाहेंगे कि सैलरी की बढ़ोतरी भी होनी चाहिए, तब तक रेगुलराइजेशन इसका एक साधन बनता है, एक हमारी सैलरी को भी अनाउंस किया जाए। और उसके अलावा जैसे मैटरनिटी लीव का भी इशू है हमारे सामने। कहा तो जाता है कि अभी बहुत सारी मिनट्स ऑफ मीटिंग भी निकली, एक फॉर्मल ऑर्डर जो हमारे सामने नहीं आया है, क्योंकि 6 महीने का उसमें बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन सैलरी जो है वो सिर्फ 3 महीने की दी जाती है। अगर एक रेगुलर ख़वातीन को वो चीज़ें मिलती हैं तो हमारी एनएचएम में काम करने वाली बहन को उस चीज़ का बेनिफिट क्यों नहीं दिया जाता, वो भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब इस स्कीम में लगाया गया था तो एक हौच पौच करके, जैसे कि अगर हम डोडा में, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एनएचएम में कश्मीर के डॉक्टर्स भी हैं, आप किश्तवाड़ में देखिए कश्मीर के डॉक्टर्स भी हैं, डोडा के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, इवन कि कश्मीर के रियासी में है, रियासी के कुपवारा में है, टंगदार में है, तो जो अपने घरों से 15-20 सालों से दूर हैं, एक मेंटल ट्रॉमा में है, डिस्ट्रेस में भी है, स्ट्रेस में भी हैं वो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक पहले इनिशिएटिव लिया था, हमने इसको अप्रिशिएट करा था कि जो कश्मीर वैली के डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जो लेह लद्दाख में जॉब करा था उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तैनाती दी गई। अगर उस तरह पे उनको दिया गया तो हमारे इस डिवीजन में जो दूर दराज हमारे इलाके हैं, अपटी वार्डवन की आप बात करें, पाडर की बात करें, या ब्रेसोना देसा की बात करें, गुंदना की बात करें, या हमारे मोहर या गोल गुलाबगढ़ रियासी की बात करें, तो उन इलाकों में भी कश्मीर के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं या जम्मू साइड के हैं या हमारे बाहर हैं। तो गवर्नमेंट को उस पैटर्न पे, उस एनालॉगी पे जो है सोचना चाहिए कि वो जो है उनको भी हम बराह रास्त जो है अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में दें, ताकि जो उनकी बची हुई ज़िंदगी है वो आराम और सुकून के साथ अपनी फैमिली के साथ गुजार सकें। अब क्या हम फ्यूचर में एनआरएचएम को भी रोड पे देखेंगे? देखिए, शौक तो नहीं है, लेकिन जब हम मजबूर हो जाते हैं तो इस तरह का एक ड्रास्टिक स्टेप हमारी तरफ से लेने पे हमें मजबूर किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये डिसाइड जो है, चूँकि मैं ज़िला से बात कर रहा हूँ और ये डोमेन में पड़ता है हमारी प्रोविंशियल बॉडीज़ है, चाहे मैं जम्मू की बात करूँ, कश्मीर की बात करूँ, और जो भी आने वाले दिनों में जो फैसला उनका होगा तो हम उनके साथ रहेंगे, हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ रहेगी। लेकिन फ़िलहाल इस तरह का कोई भी हमारा प्रोग्राम नहीं है। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो एक मौका दे रहे हैं यूथ को आगे आने का, और हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमें भी एक मौका दें कि हम उनके साथ बैठ के इस चीज़ पे वार्तालाप करें और उनको पूरा ब्रीफ करेंगे अपनी स्कीम के बारे में, अपनी जो हमने सर्विसेज दी हैं। साहब, क्या आपने अप्रोच किया अभी तक अपने एडवाइजर जो हैं हेल्थ के या एलजी हैं, उनको अप्रोच किया कि हमें अपॉइंटमेंट दो, हमें अपनी डिमांड्स को रखना है? देखिए, रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने ऑनरेबल एलजी साहब के ऑफिस में एक रिप्रेजेंटेशन डाली है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। तो उम्मीद है कि आपकी आवाज़ सुन के या इस चैनल के माध्यम से कि हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा, और डिफरेंट फोरम को भी हमने टच किया है। और रिसेंटली हमारा काफिला जो है एमडी सर से भी मिले, वो भी काफ़ी पॉजिटिव, ऐसी बात नहीं है। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, भरद्वाज साहब, वो खुद जब यूनियन मिनिस्ट्री में वो एमडी रह चुके हैं एनएचएम के, तो हमें खुशी इस बात की है कि वो बखूबी इस स्कीम को बारे में जानते होंगे और कोई वे आउट निकालेंगे जो हमारे फेवर में होगा। साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सबका।